गुफा की चुड़ैल। कोटेश्वर के पहाड़ियों में एक गुफाओं की लंबी कतार है। दूर दूर से देशी विदेशी लोग इसे देखने आते हैं। इसके अंदर सदियों पुरानी मूर्तियां, खम्बे, दीवार पर अनोखी पेंटिंग है। सायान, कुणाल और देवेश कोटेश्वर आए हुए थे इसी मशहूर गुफा को देखने। जमकर नाश्ता हो गया। अब गुफा में बारीकी से कलाकारी देखेंगे। हाँ, अपने होटल से 20 मिनट की दूरी पर है। पैदल चलते हैं। मैंने कैमरा भी ले लिया। तभी एक बेहद खूबसूरत कोई 24-25 साल की लड़की ने अचानक से पीछे से पुकारा, हेलो सर, मैं नुसरत, गुफाओं की गाइड। आपके साथ चलती हूँ, आपको गुफाओं के दिलचस्प इतिहास सुनाऊंगी। हमें गाइड की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई साथ हो इसके हिस्ट्री को समझाने तो सोने में सुहागा। तो जरा इधर आ कुणाल, इसकी नजरों में न जाने कैसी एक डरावनी चीज है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और गाइड एक लड़की, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक कहा सर आपने, मैं ही एक अकेली लड़की गाइड हूँ पूरे देश में। अरे, तुझे हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा दिखता रहता है। तेरे चारों ओर जैसे चुड़ैल और भूत घूमते रहते हैं। दिमाग से वहम बाहर निकाल। नुसरत के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट खेल गई, जो देवेश की आंखों से छुप नहीं पाया। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रख लिया, जिस पर ओम खुदा था। सब गुफा पहुँचे। गुफा की कलाकारी देखने में बेसुध हो गए। आइए सर, इस तरफ एक बेमिसाल सफेद रंग के पत्थर का खम्बा है, जिसका जोड़ ताजमहल में भी नहीं है। रास्ता पतला और अंधेरा है, तो एक एक करके आना पड़ेगा। मैं पहले जाता हूँ। कुणाल नुसरत के साथ चला गया। कुछ देर बाद नुसरत वापस आई। आपके दोस्त खम्बे के पास रुके हैं, आप में से एक और मेरे साथ आ सकता है। मैं जाता हूँ, तू यही रुक देवेश। कुणाल और सयान को गए काफी वक्त हो गए। देवेश के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया। आधे घंटे बाद गुफा को बंद करने का टाइम हो जाएगा, आप लोग जल्दी करो। अरे गार्ड भैया, मेरे दो दोस्त इस अंधेरे की तरफ नुसरत गाइड के साथ गए हैं। उनके आने से पहले गेट बंद मत करना। नुसरत गाइड? इस नाम का कोई भी गाइड यहाँ काम नहीं करता, वो भी लड़की गाइड। जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं। अभी टाइम खत्म हो रहा है, आधे घंटे में बंद होगा, याद रखना। मैं दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। ये नुसरत इंसान नहीं है, चुड़ैल है। उसकी सांसें नहीं चल रही थी जैसे मुर्दों की नहीं चलती। कुणाल, कुणाल, सयान, सयान। देवेश हाथ में ओम खुदी चाकू लेकर उसी पतले अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगा और अचानक चमगादड़ उसके ऊपर झपट पड़े। उसने चाकू ऊपर किया, चमगादड़ मिट्टी की तरह बिखर गए। मार दिया मेरे चमगादड़ों को। कोई बात नहीं, तेरा दिल निकालकर चमगादड़ों पर फेर दूंगी, फिर से वो जी उठेंगे। फेंक दे तू अपना चाकू। मैं नुसरत चुड़ैल हूँ, सदियों से मेरा व्रत चल रहा था। आज कुणाल और सयान के सीने से दिल निकालकर अपना व्रत तोड़ूंगी। देवेश ने देखा नुसरत चुड़ैल अब खौफनाक चेहरे वाली बन चुकी थी। खोपड़ियों से बने चबूतरे पर कुणाल और सयान बेहोश पड़े थे। चुड़ैल अपने हाथों में बड़ा सा पत्थर उठाए उनके सीने पर खड़ी थी, उनके माथे को पत्थर से चकनाचूर करने के लिए। आज तेरा आखिरी दिन है चुड़ैल नुसरत। आज के बाद फिर से तू इसी गुफा में पत्थर की इसी ताबूत में मम्मी बन के पड़ी रहेगी, जहाँ सदियों पहले तुझे दफनाया गया था। ये कहकर देवेश ने ओम लिखा चाकू बगल में पड़े पत्थर के ताबूत में दे मारा। चाकू पत्थर को जाने कैसे चीरता हुआ ताबूत के अंदर धंस गया। चुड़ैल झटके से ऊपर नीचे होती हुई दर्द से चिल्लाती हुई पत्थर के ताबूत में खिंचती गई। देवेश ने ताबूत का ढक्कन खोला तो देखा उसके अंदर नुसरत चुड़ैल हमेशा के लिए मम्मी बनी पड़ी है। उधर कुणाल और सयान को होश आ चुका था। इसी चाकू को मुझे गोमू के एक बाबा ने दिया था। इसी ने आज मेरे दोस्तों की जान बचा ली। बीच पर रहने वाली चुड़ैल। विराज, तेजस, मयंक और कुमार चारों दोस्त थे। एक दिन चारों बातें कर रहे थे। अरे बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। अब 4 दिन की छुट्टी है तो चलो कहीं घूम आते हैं। हाँ, गोवा चलते हैं, समुंदर किनारे मजे करेंगे। सब गोवा जाने का प्लान बनाते हैं।
चारों गोवा पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा घूमने के बाद होटल पर आकर बैठते हैं। अरे ऐसे यहाँ बैठकर क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि आज रात पास वाले बीच पर ही पार्टी करें। क्या कहते हो दोस्त? हाँ, अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी हमने कभी बीच पर रात नहीं गुजारी है। आज रात बीच पर ही रहेंगे। आज पूनम की रात है तो चांद की रोशनी भी अच्छी होगी, मस्त माहौल होगा। ठीक है, सब तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। फिर चारों दोस्त एक बीच पर आ जाते हैं। रात होने के कारण बीच पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। अरे इस बीच पर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ हम चारों ही है। हमने यहाँ आकर ठीक किया है ना। अरे बीच पर तो कोई नहीं है, लेकिन तुम देखो तो समुंदर कितना सुंदर लग रहा है। चांद की रोशनी में मुझे तो 2 दिन से रात में भी मजा आता है। अरे मयंक, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रात का समय है तो भीड़ कैसे होगी? और अच्छा ही है ना कि भीड़ नहीं है, हम अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। फिर वो चारों अपनी पार्टी शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चारों डर जाते हैं और भागने लगते हैं। चुड़ैल कुमार को पकड़ लेती है और मारकर समंदर में फेंक देती है। विराज, मयंक और तेजस भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे विराज, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें भी पकड़ लेगी। उसने कुमार को तो मारकर फेंक भी दिया होगा समुंदर में। वो हमारे पीछे आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ अकेले रुकना ठीक बात नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है चुड़ैल ने अपनी ताकत से गाड़ी को रोक दिया है। अब क्या करें? मुझे नहीं लगता आज हम बच पाएंगे। तभी विराज का ध्यान गाड़ी में रखे भगवान की छोटी सी मूर्ति पर जाता है। वो उस मूर्ति को प्रणाम करता है और मूर्ति हाथ में लेकर गाड़ी से बाहर आता है। ये क्या कर रहे हो? विराज, अंदर आ जाओ। तभी चुड़ैल उनके पास आती है, लेकिन विराज के हाथ में भगवान की मूर्ति को देखकर वो रुक जाती है। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और हमारे दोस्त को क्यों मार डाला तुमने? उसका क्या कसूर था? कसूर तो मेरा भी कुछ नहीं था, फिर भी मुझे मरना पड़ा। इसलिए इस बीच पर पार्टी करने वालों को मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। तब तक तेजस और मयंक गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे करने आई थी। एक रात हम सब यहाँ पार्टी कर रहे थे, तभी मेरे 2 दोस्त मुझे सबसे दूर ले गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे मारकर समंदर में फेंक दिया। मेरी मौत हो गई। अब मैं भी किसी पार्टी करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे हाथ में वो मूर्ति होने के कारण तुम लोग बच गए, वरना मैं तुम तीनों को भी मार देती। मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। मयंक, विराज और तेजस अपनी दोस्त की मौत से दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। मर्मेड नहीं, चुड़ैल है वो। एक बार की बात है, रोशनी नदी पर कपड़े धोने गई थी और अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो वो नदी के बगल वाले पेड़ के पास तक भागते हुई गई। फिर उसने नदी में एक अजीब सी मछली को तैरते देखा। ये कैसी मछली है? ये तो एक डॉल्फिन की तरह पानी में डुबकी मार रही है। मगर उस मछली को देखने के चक्कर में रोशनी उस नदी के पास चली गई और फिर वो मछली रोशनी के पास आई। बारिश ज्यादा होने की वजह से रोशनी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये तो एक मरमेड है। मेरे तो भाग खुल गए। आज घर जाकर सबको इसके बारे में बताऊंगी। फिर रोशनी ने झट से अपना फोन निकाला और उस मरमेड के साथ फोटो खींचा। और जैसे ही रोशनी ने खींचे हुए फोटो को अपने फोन में देखा, तो वो मरमेड एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में दिखाई दी। रोशनी के हाथ से डर के मारे फोन नीचे गिर गया और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी, उस चुड़ैल मरमेड ने रोशनी को निगल लिया। कई सालों के बाद वहाँ कुछ दोस्त गए पिकनिक के लिए। अरे साहब, आप यहाँ मत रहो, ये ठीक जगह नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ से बहुत लोग गायब हुए हैं।
आप लोग मेरी बात मानो और लौट जाओ यहाँ से। क्या काका, आप भी कैसे डरपोक हो? हमने तो सुना है कि ये नदी बरसात में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और आज मौसम भी कुछ वैसा ही है। हम इसलिए तो यहाँ इतनी दूर आए हैं। अरे काका, आप नहीं जानते, जब कोई जगह बहुत फेमस हो जाती है तो वहाँ पे लोग लाखों कहानियाँ बनाने लगती है। उन तीनों में से किसी ने भी उस दूध वाले की बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगी और वो तीनों बगल वाले पेड़ के पास भागने लगे, मगर अनंत के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वो नीचे गिर पड़ा। और तब उसे वहाँ मिट्टी से सना हुआ एक फोन एक पॉलिथीन के नीचे दिखा। उसने उस फोन को उठाया, फिर उस पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया। सुनना यार, ये नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं आगे जाके खड़ा होता हूँ, तू वहाँ से एक फोटो खींच दे मेरी। ठीक है, जा। और 2-3 फोटो खींचने के बाद कबीर ने कहा, यार अपने पीछे देख, देख कितनी बड़ी मछली है यहाँ। राघव उसे देखने के चक्कर में नदी की ओर बढ़ने लगा और बारिश की वजह से अच्छे से कुछ नजर नहीं आ रहा था। यार जल्दी आ, यहाँ एक बहुत ही सुंदर मरमेड है। और जैसे ही राघव उसके पास गया, उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई। इससे पहले कि वो चिल्लाता, उस चुड़ैल मरमेड ने उसे निगल लिया और कबीर को ये वहम हुआ कि राघव नदी में डुबकी मार मार कर एंजॉय कर रहा है। यार अनंत, राघव को देखना, अकेले अकेले पानी में चला गया। चलना यार, हम भी चलते हैं। तू जा, मैं आ रहा हूँ। क्या यार, कब से इस खटारा फोन के पीछे पड़ा हुआ है? नहीं होने वाला वो ऑन। मत जा, पड़े रहे यहीं इस फोन के पीछे। मैं तो चला। मगर थोड़े ही देर में वो फोन ऑन हो गया और उस फोन में सबसे पहले वही मरमेड चुड़ैल के साथ रोशनी की फोटो दिखी, जो रोशनी ने कुछ साल पहले खींची थी। अनंत के हाथ से डर से फोन छूट गया और उसने जोर से चिल्लाया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि नदी के किनारे से ना तो कबीर की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही राघव की। कुछ देर बाद जब बारिश कम हुई तो अनंत नदी के किनारे गया, मगर उसे कहीं कोई नहीं दिखे। वो जैसे ही पीछे मुड़ा वापस जाने के लिए, तो वहाँ नीचे उसे राघव की घड़ी दिखाई दी। वो बहुत दुखी हो गया कि उसने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, पानी में छुपी मरमेड चुड़ैल ने उसे भी निगल लिया। यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता। ये कह के वो मरमेड चुड़ैल फिर पानी के अंदर चली गई।